हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, लास्ट जो वीडियो था इसी यूनिट का, उसमें हमने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का। हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और ये देखा था कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर, और अपना जो टॉपिक है स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो हुआ क्या था, देखिए लास्ट जो टॉपिक था, सॉरी लास्ट जो यूनिट थी, उसमें हम लोगों ने एटम के बारे में जाना था। लेकिन कि जो एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो अब वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जिसको आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हो, वो हमें इस यूनिट के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से, क्या है इलेक्ट्रॉन, ये इसके बारे में हमें जानना है। तो अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम हमें कहाँ से मिला है? मैटर से। और मैटर के अंदर क्या है? एटम्स है। मैटर किससे मिलके बना? एटम। और एटम किससे मिलके बना है? सब एटॉमिक पार्टिकल से। और सब एटॉमिक पार्टिकल आप किसको कहते हो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को। और जिनके ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारा जो मैटर है, दैट मीन्स मैटर जो है हमारा, वो चार्ज कंटेन करता है। और इस चीज की जो डिस्कवरी थी वो एंशियंट टाइम में ही हो चुकी थी। फॉर एग्जांपल, आप लोग क्या करते हो? मान लो आप लोगों ने क्या ले लिया, ये पेन ही ले लिया। इसको अगर आपने क्या किया, पेन ले लिया, स्केल ले लिया, इसको किसी फर्श से या अपने बालों से रब करते हो आप, तो क्या कर लेता है? पेपर को अटैच कर लेता है। तो इस तरीके के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट तो बचपन से ही क्या है, हम लोग करते आए हैं। यानी कि ये जो चीजें हैं, ये बहुत साल पहले ही क्या हो चुकी है? डिस्कवर हो चुकी है कि कोई भी जो मैटर है उसके अंदर क्या मिलते हैं? चार्ज पार्टिकल देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद में 1830 में माइकल फेराडे आए। कौन आए? सर माइकल फेराडे आए। उन्होंने एक कनेक्शन जनरेट किया, किसके बीच में? मैटर और चार्ज के बीच में। उन्होंने मैटर को चार्ज से रिलेट करके हमें अच्छे से बताया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की। और ऑब्जर्वेशन में उन्होंने बताया कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो एक सॉल्यूशन में से, और जो सॉल्यूशन है वो आपका कैसा है? इलेक्ट्रोलिटिक है। इलेक्ट्रोलिटिक लाइक ऐसा किस चीज का सॉल्यूशन हो? जो आयन जिनमें आयन प्रेजेंट हो, लाइक NaCl है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, जिनमें चार्ज हो। तो कहता है जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो उसमें केमिकल रिएक्शन अक्कर होती है। कहाँ से होगी? इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, दैट मीन्स आपने उसमें इलेक्ट्रोड्स लगाए होंगे, है ना? इलेक्ट्रोड्स लगाए, नीचे आपका सॉल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक है, और आपने क्या कर दी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी। तो केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन कहाँ पर हो रही है? इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हो रही है। इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं आपके? कैथोड और एनोड। जिसकी वजह से आपको क्या मिला? लिबरेशन मिला और डिपोजिशन मिला। किसका? मैटर का। लिबरेशन मतलब गैस की फॉर्म में लिबरेट हो सकता है, और जो मैटर है वो क्या हो जाता है आपका? डिपोजिट हो जाता है। किसके ऊपर? इलेक्ट्रोड के ऊपर। दोबारा सुनिए कि फेराडे ने क्या कहा। फेराडे ने कहा कि अगर आपके पास में एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है और उसमें आप जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो जो आपका मैटर है वो कहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है? इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाता है। लिबरेट भी हो जाता है, ठीक है, या फिर डिपॉजिट हो जाता है। तो वो क्या हुआ? किस वजह से? क्योंकि वहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन हुई थी। तो ये चीज किसने बताई हमें? सर माइकल फेराडे ने बताई। तो इस चीज पर बेस्ड, इस एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड उन्होंने क्या दिए? 2 लॉज दिए। 2 लॉज में जो फेराडे का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था? इफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed through a cell, is passed through a cell, it produces a fixed amount of a particular substance at an electrode. इसी में सेकेंड लॉ भी उन्होंने दिया। कहता है द नंबर ऑफ मोल्स of various substances
of various substances liberated at an electrode by a fixed quantity of electricity are in the ratio of स्मॉल इंटीजर्स। अब देखिए कहता क्या, फर्स्ट लॉ में कहते हैं कि इफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ए सेल, आपने एक सेल ली, उसमें कुछ आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, और वो जो कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने पास करवाई वो क्या थी, फिक्स थी। क्या थी बच्चे, फिक्स थी। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर लिबरेट होगा, स्टार्टिंग में यही कहा था ना, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे सब्सटेंस लिबरेट होगा, तो फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी के लिए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही क्या होगा, लिबरेट होगा। अगर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट डिफर करते हो, तो वहां पर जो क्या हो जाएगा बच्चे, सब्सटेंस का अमाउंट भी डिफर करेगा। इसी तरीके से सेकेंड लॉ में कहता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड, यानी कि जो सब्सटेंस है जो लिबरेट हुए हैं, कितने, कुछ नंबर ऑफ मोल्स में, तो क्वांटिटी, मोल्स क्या होते हैं, क्वांटिटी एक्सप्लेन करेगा ना, क्वांटिटी को बताता है। तो कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड बाय ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल इंटीजर्स। क्या कहा, यहां पर जो चार्ज और क्वांटिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी आपने दी और कितना सब्सटेंस आपका लिबरेट हुआ, उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आपस में स्मॉल इंटीजर्स में ही होगा। गॉट इट, क्या होगा बच्चे, स्मॉल इंटीजर्स में ही होगा। तो यहां से इस चीज को सॉल्व करते हुए फेराडे ने अपना एक कांस्टेंट भी दिया, जिसको फेराडे कांस्टेंट कहते हैं, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, 96500। ठीक है, वैसे तो होती है 96498, तो इसको हम राउंड फिगर में क्या लिख देते हैं बच्चे, 96500, ये होते हैं फैराडे की वैल्यू। तो ये तो बच्चे मैंने छोटी सी आपको एक बात बताई थी कि ये जो आपका मैटर और चार्ज से रिलेटेड, क्या आपका मैटर होता है, उसके अंदर चार्ज कंटेन होता है, तो वो सारी बातें कहाँ से निकल के आई थी। सबसे पहले जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है देखो, वो तो फैराडे जी का ही है, जिन्होंने हमें थोड़ा सा और ज्यादा आइडिया दिया कि जो मैटर होता है वो चार्ज कंटेनिंग होता है। उसके बाद में इनकी जो इंपॉर्टेंस थी फैराडे लॉज की, ठीक है, उनको सजेस्ट करते हुए अलग अलग रिलेशनशिप निकल के आई इलेक्ट्रिसिटी और मैटर की फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद में 1874 में कौन आए बच्चे, स्टोनी आए। कौन आए, 1874 में स्टोनी आए। ठीक है, तो जो स्टोनी आए थे, उन्होंने मैटर के कंसेप्ट को फिर से उठाया और इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट को उनको साथ में जोड़ने की कोशिश की, और क्या कहा कि फिर उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया कि एक अलग से यूनिट रखते हैं जिनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बट उसके बाद में जो मेन जो क्रेडिट जाता है इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का, वो किसको जाता है, सर जे थॉमसन को। तो जे थॉमसन जी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, है ना। जो मेन क्रेडिट जाता है बच्चे, वो किसको जाता है, जे थॉमसन को जाता है। उन्होंने 19th सेंचुरी के दौरान स्टडी की थी इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास करवाई किस में से, गैसेस में से। ठीक है, गैसेस में से। अब यूजुअली अगर बात करें तो गैसेस एट नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, नॉन कंडक्टर होती हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन पे अगर गैसेस क्या होती, कंडक्टर होती, तो आसमान में जो बिजली कड़कते हो तो हम लोग तो कब के खत्म हो चुके होते, हमारे तक पहुंच जाती है ना, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में क्या है, गैसेस है। तो नॉर्मल कंडीशन पे क्या है बच्चे कि जो गैसेस होती हैं वो नॉन कंडक्टर होती है। तो उन्होंने क्या किया, गैसेस को बहुत बहुत लो प्रेशर पर लिया और तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट उनमें से पास करवाई। तो उन्होंने गैसेस क्या करने शुरू कर दी, कंडक्शन शो करना शुरू कर दिया। तो वहां से इलेक्ट्रॉन का थोड़ा थोड़ा आइडिया आया था, जिनको कैथोड रेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो रेस थी
ठीक है, एक रेस के जरिए उन्होंने, रेस वहां से जनरेट हुई थी, उन रेस के जरिए वहां से उनको इलेक्ट्रॉन का आइडिया आया था। तो इस चीज की जो कैथोड रेज है, ये कैथोड रे, अब जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो क्या है, कैथोड रे ही है। मतलब जो जे थॉमसन जी ने जो इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट किया था वो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के जरिए किया था, और इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। हालांकि सिर्फ जे थॉमसन जी का नहीं, बल्कि और भी कई साइंटिस्ट रहे, लाइक क्रूक्स रहे, प्लक्कर रहे, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। बस मेन कंट्रीब्यूशन किसका था, जे थॉमसन का था। तो जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इनमें उन्होंने क्या ली थी, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। अब क्वेश्चन आता है कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, ग्लास से बनी हुई एक ट्यूब होती है, ठीक है, जो क्या होती है, बिल्कुल वैक्यूम होती है, एक वैक्यूम उसके साथ कनेक्टेड होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रोड किसी हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके की जो अरेंजमेंट होती है वो क्या कहलाती है, आपकी डिस्चार्ज ट्यूब कहलाती है। तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी वो किसने दी थी, क्रूक्स ने दी थी। मैंने पहले भी कहा था, कई बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन था। एक से देखो, कोई भी एक बंदा मिलके कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता, किसी का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, किसी का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। तो जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो किन्होंने दी थी, क्रूक्स ने दी थी, इसलिए इनको हम क्रूक्स ट्यूब भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रूक्स ट्यूब। सॉरी। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, पहले तो ये देखते हैं। सबसे पहले तो डिस्चार्ज ट्यूब बनाने की कोशिश करते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब किस तरीके की थी। कुछ इस तरीके की डिस्चार्ज ट्यूब थी। यहां से वैक्यूम उन्होंने जनरेट कर दिया था। यहां इन्होंने क्या लगाए थे बच्चे, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए थे। इलेक्ट्रोड आप लोग समझते हैं, कैथोड और एनोड। ये बैटरी है। जो बैटरी इन्होंने यूज की थी वो थी 5000 से 10,000 वोल्ट तक की। तो इस तरीके से क्या ली थी बच्चे, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। अब ये इसमें हुआ क्या, तो जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या लिया, देखो कैथोड है, एनोड है, ये क्या है, कैथोड है, ठीक है, और ये क्या है, एनोड है। और आपको पता है एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो उन्होंने जो डिस्चार्ज ट्यूब ली वो कुछ इस तरीके से थी कि कैथोड था, एनोड था, वो क्या थे, एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्टेड थे। वो जो वोल्टेज थी वो 5000 से 10,000 वोल्ट तक की थी, और एक वैक्यूम इसमें जनरेट कर दिया ताकि जो प्रेशर है उसके अंदर उसको कंट्रोल में किया जा सके। और इसके अंदर एक गैस फिल की गई थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो जब क्या चेक किया गया बच्चे, कि जब गैस का, ठीक है, जो स्टार्टिंग में क्या देखा गया कि जो नॉर्मल प्रेशर पे जब वो गैस थी, नॉर्मल प्रेशर यानी कि जो गैस का अपना प्रेशर रहा होगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। और जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास की गई, ठीक है, बाई अप्लाइंग हाई वोल्टेज, क्या कहा बच्चे, बाई अप्लाइंग हाई वोल्टेज एट नॉर्मल प्रेशर ऑफ गैस, नॉर्मल प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि गैस तो किस पे थी, नॉर्मल प्रेशर पे थी। तो जो जो गैस थी वो क्या रही, नॉन कंडक्टिंग रही, गैस रिमेन नॉन कंडक्टिंग। दैट मीन्स कि विदाउट चेंजिंग इन प्रेशर कोई भी ऑब्जर्वेशन नजर नहीं आई, चाहे आपने इतनी हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर भी गैस ने कंडक्शन शो नहीं किया। फिर उन्होंने क्या किया, डिक्रीज किया प्रेशर को, किसका, गैस का। सो बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ गैस,
बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ गैस। गैस का प्रेशर डिक्रीज किया बच्चे, कब तक, कहां तक, 10⁻⁻2 तक, 10⁻⁻2 एटमोस्फेयर तक उन्होंने प्रेशर को कम किया। अगर एमएम में चेक करना चाहो तो कह सकते हो 1 mm to 10 mm तक क्या कर दिया उन्होंने, प्रेशर डिक्रीज करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने क्या किया, प्रेशर डिक्रीज किया, वोल्टेज सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी तो अप्लाई हो ही रही थी, ठीक है। तो हाँ, एक बात याद रखिएगा, यहां पर आपका जो एनोड है, एनोड कैसा है, परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, जिनमें छेद हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, छोटे छोटे छेद है। तो यहां पर देखिएगा बच्चे, इन्होंने क्या किया, प्रेशर को डिक्रीज किया। तो जैसे ही प्रेशर को डिक्रीज किया, एक लाइट कलर की जो गैस है, ठीक है, एक रोशनी सी यहां से जाती हुई नजर आई, यानी कि जो गैस है वो कैसी हो गई, कंडक्टिंग हो गई। गैस बिकम कंडक्टिंग, गैस बिकम कंडक्टिंग। तो एक लाइट कलर की जो लाइट जो है वो यहां से इस तरफ जाती हुई नजर आए, ठीक है। एक लाइट यहां से एमिट हुई जो इस गैस, इस कैथोड से एनोड की तरफ वो लाइट जाती हुई नजर आई। अब हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग है। देखिए फर्स्ट स्टेप में प्रेशर नॉर्मल था, कंडक्टिंग नहीं थी, प्रेशर डिक्रीज किया गया, गैस कंडक्टिंग हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक लाइट इमिट हुई, कहां से, कैथोड से जो एनोड की तरफ जा रही थी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग तो ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग है तो क्या होते हैं ना, लालच खत्म नहीं होता। इन्होंने क्या किया, प्रेशर को और डिक्रीज करने की कोशिश की थी। उन्होंने सोचा चलो और चेक करते हैं कि जो प्रेशर है वो और डिक्रीज करने से ऐसा क्या हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर अप टू 10⁻⁻4 atm। तो 10⁻⁻4 atm तक उन्होंने क्या कर दिया बच्चे, प्रेशर को फिर से कम कर दिया। और फिर से प्रेशर जैसे ही उन्होंने कम किया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है ना, जब ज्यादा हमें आने अंदर हो जाता है, तो वो जो लाइट एमिट हो रही थी वो डिसअपियर हो गई, ठीक है। जो लाइट थी वो डिसअपियर हो गई। लेकिन बेशक से लाइट डिसअपियर हो गई, तो क्या लाइट डिसअपियर होने से हम ये समझे कि गैस क्या है, नॉन कंडक्टिंग हो गई? नहीं, ऐसा नहीं था। गैस नॉन कंडक्टिंग नहीं हुई। क्या हुआ कि इसमें से अभी भी जो कुछ पार्टिकल्स थे वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे थे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहां से जो पार्टिकल्स है मूव कर रहे हैं, क्योंकि लाइट तो दिख ही नहीं रही थी। क्योंकि ये जो आपका एनोड है, एनोड के पीछे जो ट्यूब है, देखो ये जो ट्यूब का पार्ट है एनोड के जस्ट पीछे, ये वाला जो हिस्सा है, इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई थी, ठीक है। किसकी की गई थी? जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई थी। अब जिंक सल्फाइड क्या होता है? एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है? जब भी इस जिंक सल्फाइड पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्ट्राइक करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्ट्राइक करते हैं, तो ये ग्लो करता है, चमकने लगता है, ठीक है। तो यहां से तो लाइट डिसअपियर हो गई, लेकिन ये क्या था, परफोरेटेड था, तो वो हमें दिखाई नहीं देंगे, छोटे हैं। तो यहां से तब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, यानी कि गैस आपकी तब भी कंडक्टिंग थी, लाइट डिसअपियर हो गई, इलेक्ट्रॉन यहां से इधर चले गए और इस परफोरेटेड ट्यूब में से होते हुए यहां पर स्ट्राइक कर गए। और जैसे ही यहां पर स्ट्राइक हुए तो यहां पर लाइट ग्रीन कलर की रोशनी सी नजर आई, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, लाइट ग्लो करने लग गई, कैसी, लाइट ग्रीन कलर की। तो हमें ये आइडिया हुआ कि ये तो ग्लो तभी करेगा जब इससे क्या होगा, कुछ चार्ज पार्टिकल क्या होगा, स्ट्राइक करेगा। तो फ्लोरोसेंस का मतलब यही होता है कि जो क्या करे, इस पर चार्ज पार्टिकल टकराने से वो ग्लो करे। जैसे आपकी जो टीवी स्क्रीन होती है, ठीक है, वो टीवी स्क्रीन कैसे कब चलती है, आपने स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, जो स्विच ऑन करते हैं तभी तो टीवी चलता है। स्विच ऑफ कर दिया यानी कि स्विच ऑन करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करना है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ होने से, यानी कि जो आपकी जो ट्यूब होती है, किसकी, टीवी की जो ट्यूब्स होती है, उन पर भी जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है, जिसकी वजह से वो ग्लो करती है, ठीक है। तो ये जीता जाता एग्जाम्पल भी हमारी लाइफ में है। अब देखिए, तो ओवरऑल इन्होंने क्या कहा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, इन्होंने कहा कि जब आपने नॉर्मल प्रेशर दिया हाई वोल्टेज पर,
ठीक है। तो गैस क्या थी, नॉन कंडक्टिंग थी। जब आपने प्रेशर को डिक्रीज किया अप टू 10⁻⁻² ATM तक, तो यहां से एक लाइट क्या होनी शुरू हो गई, एमिट हो गई एक लाइट। ठीक है। थर्ड केस में क्या हुआ, यानी कि आपकी गैस कैसी हो गई, कंडक्टिंग हो गई। थर्ड केस में इन्होंने प्रेशर को क्या कर दिया, फर्दर क्या कर दिया, 10⁻⁴ ATM तक डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से जो लाइट ग्लो कर रही थी वो क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। लाइट क्या हो गई बच्चे, डिसअपियर हो गई। लेकिन एट द एंड ऑफ द ट्यूब यहां पर क्या हो गया, बिकॉज ऑफ यहां पर क्या कही गई थी, हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की थी। ठीक है। यहां पर एक लाइट ग्रीन कलर से की एक ग्लो हमें नजर आई, एक ब्राइटनेस नजर आई। ठीक है। जो किसकी वजह से हो रहा था, एक चार्ज पार्टिकल के स्ट्राइक करने से की वजह से ग्लो कर रहा था। तो यहां से ये आइडिया आया कि आपने बेशक प्रेशर और डिक्रीज कर दिया, बेशक से यहां से लाइट डिसअपियर हो गई, फर्दर यहां से कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, लेफ्ट कैथोड से एनोड की तरफ क्या करता जा रहा है बच्चे, मूव करता जा रहा है। ठीक है। तो ये जो रेस थी कहां से जनरेट हुई थी बच्चे, कैथोड से। ठीक है। दैट्स वाई ये जो रेस है ये क्या कहलाती हैं, कैथोड रेस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, कैथोड रेस कहलाती हैं। अब देखिए, अब ये तो पता चल गया कि कोई चार्ज पार्टिकल है जो क्या है, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है। लेकिन अब वो चार्ज पार्टिकल है कैसा, उसका नेचर क्या है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। तो अब हम देखेंगे नेचर ऑफ कैथोड का। तो कैथोड का जो नेचर की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करके देखे। देखो हमने क्या कहा था कि जो थॉमसन जी का था, जो जे थॉमसन थे, उनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था किसमें, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में। क्योंकि जो नेचर ऑफ कैथोड है, जो उसकी प्रॉपर्टीज है, नेचर है, वो उन्होंने ही डिटरमाइन किया था। क्रुक्स ने क्या दी थी, ट्यूब दी थी। क्रुकर्स ने आए थे, कई साइंटिस्ट और आए थे जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूशन अंडरस्टैंडिंग का रहा उन चार्ज पार्टिकल का, वो किनका रहा, जे थॉमसन का ही रहा। तो उन्होंने क्या किया, जो वो क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने वो वही ट्यूब ली और उस ट्यूब के अंदर क्या किया, वही इलेक्ट्रिसिटी पास की लो प्रेशर पे क्या हो रहा था, यहां से कैथोड से हमने देखा कि लाइट जो है वो किस तरफ जा रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी। करेक्ट। तो उन्होंने क्या किया, इस रास्ते में हार्ड पार्टिकल रख दिया, एक पार्टिकल रख दिया बीच में। ठीक है। जैसे ही इन्होंने इधर पार्टिकल रखा तो क्या हुआ, पीछे एक शेडो जनरेट हो गई। भाई आप लाइट के सामने खड़े होते हैं तो आपकी जो शेडो वो कहां जनरेट होगी, पीछे की तरफ जनरेट हो जाएगी, है ना। तो उन्होंने जैसे ही यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा, पार्टिकल रखा, बोल सकते हो कोई भी मेटल, एक उन्होंने मेटल ऑब्जेक्ट कह सकते हो, मेटल ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा। तो यहां से जो लाइट थी यहां से गई और यहां पर एक शेडो जनरेट हो गई। तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से, ये जो एक्सपेरिमेंट था, यहां से क्या सिद्ध होता है, क्या क्या कंक्लूजन निकल के आता है। कंक्लूजन निकला कि जो यहाँ लाइट है एमिट हो रही है कहां से, एमिट फ्रॉम कैथोड, या फिर कह सकते हो मूव कैथोड टू एनोड। तभी तो इस तरफ शेडो जनरेट हुई। अगर यहां से आ रही होती, एनोड की तरफ से आ रही होती, तो कहां पर शेडो बनती, इस तरफ बनती, बैक साइड में बनती है। ठीक है। अच्छा, तो यानी कि यहां से कह सकते हो लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। क्योंकि अगर टेढ़ी मेढ़ी भी होती तो बैक साइड में नहीं बनती। मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं तो सूरज यहां से आ रहा है तो बैक साइड में बनेगी, यहां पर है तो इधर आएगी, यहां पर है तो इधर शेडो बनेगी। तो यानी कि बिल्कुल सामने है तो बिल्कुल बिल्कुल पीछे बनी है, तो यानी कि एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। सेकेंडली क्या है, कहां से कहां एमिट हो रही है, कैथोड से एनोड की तरफ एमिट हो रही है। अब बात करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इस बार उन्होंने क्या कर दिया बच्चे, वही ट्यूब ली इन्होंने। ठीक है। वही ट्यूब ली, यहां से कैथोड थी, कैथोड से यहां से पार्टिकल क्या हो रहे थे, जनरेट हो रहे थे। इस बार उन्होंने क्या कर दिया, यहां पर एक स्टैंड लगाया और उस स्टैंड में क्या लगा दिया, इस तरीके से स्टैंड ऐसे और इस तरीके से। ठीक है। परपेंडिकुलर। ठीक है। परपेंडिकुलर भी सॉरी, यहां पर परपेंडिकुलर नहीं कहेंगे, स्टैंड आपका इस तरीके से है और यहां पर एक व्हील रख दिया, परपेंडिकुलर नहीं कहेंगे, इस तरीके से एक व्हील रख दिया जो इस तरीके से मूव करेगा, जैसे रेल नहीं होती इस तरीके से मूव करती है। ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने यहां पर क्या रखा, एक बच्चे व्हील रख दिया,
व्हील रखने से क्या हुआ, तो यहां से उन्होंने जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑन की तो पार्टिकल्स तो मूव करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही पार्टिकल इधर आना शुरू हो गए तो ये जो व्हील है ये भी क्या करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया, इधर से इधर जाने शुरू कर दिया, इधर से इधर जाना शुरू कर दिया, कैथोड से एनोड की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब आप खुद मुझे बताइए कि मान लीजिए आप एक लाइट के सामने बैठे हैं, है ना। आप अब चलो, अब मैं यहाँ पर बैठी हूं तो मैं लाइट के सामने बैठी हूँ, क्या लाइट के चलने से क्या ये मेरा जो पेन है यहाँ से उठ के इधर चला जाएगा? नहीं, क्योंकि लाइट क्या है, एक पार्टिकल नेचर नहीं रखती है, ठीक है। वो हमसे टकरा के आर पार चली जाती है। पार्टिकल जो होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल फोर्स लगाता है। जो पार्टिकल है, जैसे मेरा हाथ है तो ये मैं क्या करती हूँ, मैंने इसको पुश किया तो यानी कि मैंने इस पर एक मैकेनिकल वर्क किया, तभी इसने क्या की, अपनी पोजीशन चेंज की। तो अगर ये व्हील जो है ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है बिकॉज ऑफ दीज रेज, तो दैट मीन्स कि इसके अंदर जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है वो क्या है, पार्टिकल, जो भी मटेरियल है वो क्या है, पार्टिकल नेचर रखता है, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकती हूं दैट कैथोड रेज कंसिस्ट मटेरियल पार्टिकल, तभी तो इसने क्या किया, मैकेनिकल वर्क किया। थर्ड अगर प्रॉपर्टी की बात करती हूँ, इन्होंने फिर से क्या ली बच्चे, ट्यूब ली। अब ये मत सोचना कि मैम आपने यहाँ पर वो नहीं लगाया, नोड नहीं दिखाया, ठीक है, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, वो अंडरस्टूड है। मैं यहाँ पर ट्यूब में जो काम हो रहा है वो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस बार इन्होंने क्या किया, जो कैथोड था और जो एनोड था, ठीक है, ये आपका कैथोड है, ये क्या है, एनोड था। इस बार उन्होंने इलेक्ट्रिकल प्लेट्स लगा दी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्लेट्स लगा दी परपेंडिकुलर, इस तरीके से। यहां से क्या होते, पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, ठीक है, तो यहां पर उन्होंने क्या लगा दी बच्चे, प्लेट्स लगा दी, जो ये यहां पर क्या था, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये क्या है, अगर चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल क्या होंगे, अपने से अपोजिट चार्ज वाले की तरफ अट्रैक्ट होंगे और अपने जैसे ही चार्ज पार्टिकल्स की तरफ से रिपेल हो जाएंगे। तो अब ये डिसाइड कर लेगा कि इसके ऊपर चार्ज क्या है। तो जैसे ही ये प्लेट्स लगाई तो क्या देखा गया बच्चे कि ये जो पार्टिकल्स थे वो किस तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए, नेगेटिव प्लेट की तरफ से क्या हो रहे थे, रिपेल हो रहे थे, ठीक है, क्या हो रहे थे, रिपेल हो रहे थे। ये क्या शो करता है, दैट मीन्स कि ये क्या, जब हमने क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या हुआ, दोबारा बता रही हूं, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो रिप्रेजेंट करता है दैट कैथोड रेज पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल तो रखता ही है ना, पार्टिकल कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज रखता है, तभी तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। इसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसी तरीके से उन्होंने क्या किया बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड लगाने की कोशिश की, और यहां पर क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से आप लगाते हैं, तो इधर एन और इधर एस। तब भी क्या नजर आया कि जो गैस पार्टिकल्स थे वो किस तरफ अट्रैक्ट हो गए, इस तरफ अट्रैक्ट हो गए। दैट मीन्स, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो पार्टिकल है वो कैसा चार्ज रखते हैं, नेगेटिव चार्ज रखते हैं। क्लियर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड रखने से भी ये चीज क्या हो गई, प्रूफ हो गई। इसके बाद में इनकी आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी सुनिएगा। उन्होंने क्या किया, यहां पर एक मेटल रख दिया, इसी में नेक्स्ट में बता देती हूँ। जो ट्यूब थी, ट्यूब में से अब कैथोड से क्या आ रही थी, रेज आ रही थी, रास्ते में इन्होंने एक मेटल की स्ट्रिप रख दी। क्या रख दिया बच्चे, मेटल रख दिया, समझ में आया, मेटल रख दिया, मेटल की फॉइल लगा लीजिए, कुछ रख दिया, मेटल फॉइल लगा दी, जिसकी वजह से ये क्या हो गई, गर्म हो गई, इट बिकम्स हॉट, यानी कि हीट। अब गर्म कैसे होगी, जब ये क्या रखता हो, हीटिंग इफेक्ट रखता हो, है ना। ये फॉइल कब गर्म होगी, जब ये पार्टिकल यहां से जो एमिट हो रहे हैं वो क्या रखते हो, अपने अंदर हीटिंग इफेक्ट रखते हो। तो यहां से प्रूव हो गया दैट कैथोड रेज पोजेस हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। इसी में सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी आप कैथोड रेज को
या फिर किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक हार्ड मेटल से स्ट्राइक करते हो तो वो क्या करता है बच्चे, एक्स रे जनरेट करता है। ठीक है, क्या करता है, एक्स रे जनरेट करता है। तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक मेटल रख दिया, लाइक कॉपर रख दिया, टंगस्टन रख दिया। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने यही चीज देखी कि दैट कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज, कैथोड रे प्रोड्यूसेस एक्स रेज प्रोड्यूस करता है जब उनके आगे रास्ते में एक हार्ड मेटल रखा जाता है, कॉपर का, टंगस्टन का, इन चीजों का। क्लियर हो गया। इसके बाद में और प्रॉपर्टीज इनकी चेक की गई। क्या देखा गया, जब इन कैथोड रेज को अदर मटेरियल लाइक आपका क्या हो सकता है, ग्लास हो सकता है या फिर कोई अदर मटेरियल हो सकता है, उनसे क्या होता है, ग्लास से हो सकता है, यानी कि जो फ्लोरोसेंस रखता हो। ठीक है, तो ये क्या करना शुरू कर देता है बच्चे, ग्लो करना शुरू कर देता है। समझ में आ रही है बात। दैट कैथोड रेज अपॉन स्ट्राइकिंग ग्लास और सर्टेन अदर मटेरियल कोज देम टू ग्लो। तो जिसकी वजह से वो क्या कर देता है, वो जो ग्लासेस हैं, जो स्क्रीन है, वो क्या करनी शुरू कर देती है, ग्लो करना शुरू कर देती है। और कोई प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं कि अगर हमने काफी थिन फॉइल रख दी, रास्ते में काफी थिन फॉइल रख दी, तो जो कैथोड रेज यहां से जो प्रोड्यूस हो रही थी वो क्या कर देगी, इनको पेनिट्रेट कर देगी। पेनिट्रेट का मतलब उसके आर पार चली जाएगी। ठीक है, अब आर पार यानी कि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा रही होगी तभी पेनिट्रेट कर पाएगी। एक तो पार्टिकल नेचर होगा तभी, दूसरा क्या होगा, स्पीडली आएगा। मान लीजिए अगर मैं इस पेज की बात करती हूँ, ठीक है, ये एक पतला पेन है, मैं इस पेन को ऐसे छोड़ रही हूँ, मैंने छोड़ दिया तो ये पेज फट गया नहीं, लेकिन अगर मैं इसको बहुत स्पीड के साथ में इस तरीके से आर पार करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, इसको पेनिट्रेट कर जाएगा। कर गया पेनिट्रेट, छेद हो गया इसमें। तो यही कहना चाह रहा है कि पतली फॉइल आपने रखी तो ये पतली फॉइल को क्या कर देगा, पेनिट्रेट, क्योंकि बहुत स्पीड से आ रहे हैं वो पार्टिकल जो है, बहुत स्पीड से आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कैथोड रेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती हैं उनको भी क्या करता है, अफेक्ट करता है, अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स। हीटिंग इफेक्ट रखता है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट रखता है। तो जो प्लेट्स होती है वो काफी पतली ही होती हैं। ठीक है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं यहाँ पर, तो इस मेन जो है ये डिपेंड नहीं करता किस पर, डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड की। जो आपने जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, यानी कि कैथोड और एनोड किस मटेरियल से मिलके बने, किस मटेरियल से बने। अब ये तो नहीं होना चाहिए कि नॉन कंडक्टिंग, इलेक्ट्रोड है तो ऑब्वियसली बात है कंडक्टिंग होगा ही, लेकिन वो किस मटेरियल से मिलके बने, किस मेटल से बने हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता। और ऑल्सो ऑन नेचर ऑफ गैस, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने कौन सी गैस फिल की है उसके नेचर पर भी डिपेंड नहीं करता। समझ में आई बात। और यहां से जो रेशियो यहां से निकल के आता है किसका, चार्ज और मास का, वो हर केस में क्या रहता है, सेम रहता है। चार्ज और मास का जो रेशियो रहता है वो सेम रहता है। निकाल के देखी गई थी, क्योंकि है क्या, ये बच्चे एक्सपेरिमेंट है। नेचर और मास, चार्ज और मास का रेशियो किसने दिया था, फेराडे ने। याद कीजिए, चार्ज यानी कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी दी, मास यानी कितना सब्सटेंस लिबरेट हुआ। ठीक है, तो वो डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सी गैस ली है, वो डिपेंड नहीं करता कि आपने जो इलेक्ट्रोड लिए हैं वो किस मटेरियल के लिए है। तो बच्चे ये तो क्या थी, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। फिर हम इसमें क्या देखेंगे अभी, चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहां से कैसे निकाला। सो बच्चों, ये रहा आपका डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आपको यहाँ पर ग्लास रोड दिखाई दे रही है, ठीक है, और यहाँ पर हाई वोल्टेज लगाया हुआ है, जनरेटर लगाया हुआ है, और क्या लगाए हैं, दोनों साइड में 2 इलेक्ट्रोड्स लगाया गया है। लेफ्ट साइड में आपके कैथोड है, राइट साइड में एनोड है। एक क्या लगाया गया, साइड ट्यूब, जिसको आप वैक्यूम पंप भी बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो हाई वोल्टेज लगाया 10,000 वोल्ट के अराउंड है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की यहाँ से, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या होगा, इसमें से रेज जनरेट होगी जो प्रेशर कम करने की वजह से कंडक्टिंग हुई है गैस। अब हमने क्या किया, एनोड पास ले आए। एनोड आपका कैसा है, परफोरेटेड है। परफोरेटेड होने की वजह से इसमें से छेद में से जो लाइट होगी वो क्या चली जाएगी,
आर पार चली जाएगी और जो एनोड के जस्ट बैक साइड में जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, और आपको पता है जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन का काम करता है, यानी कि अगर इस पर कोई भी मेटल कोई भी इलेक्ट्रो चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से जो रेज है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में बिल्कुल सामने जा रही है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। गैस मैं दोबारा बोल रही हूँ, प्रेशर रिड्यूस करने की वजह से कंडक्टिंग हो पाया है। उसके बाद में अगर प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे पे जाते हैं तो 1897 में जे थॉमसन ने प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी आती है दैट इसमें एक व्हील लगाया हुआ है, और जैसे यहाँ से रेस जाती है तो वो जो व्हील है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर रोटेट कर रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या रखता है, एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी रखता है। और अब देखिए हीटिंग इफेक्ट भी यहाँ पर जनरेट कर रहा है। जब मेटल फॉइल से क्या कर रहा है, ये टकराया तो हीटिंग इफेक्ट भी यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद में क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट रखा गया इसमें तो इसने क्या किया, एक शेडो पीछे बैक साइड में जनरेट हो गई। दैट मीन्स ये क्या है, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है। लाइटिंग इफेक्ट भी इसके अंदर देखने को मिला। अब जैसे ही इसमें क्या लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया। दैट मीन्स ये क्या रखता है, नेगेटिव चार्ज रखता है। ठीक है, जब इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो क्या हुआ, नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं इस तरीके से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कैथोड टू एनोड। अब यहाँ पर ये जो है ना तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कैथोड कौन सा एनोड यानी कि किस मटेरियल का कैथोड एनोड लिया है, ना ही डिपेंड करता है कि इसके अंदर कौन सी गैस थी। देखिए ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, दोनों ही केसेस में क्या है, सेम इफेक्ट ये शो करता है। तो ये नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या चेक किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को देखिए परपेंडिकुलरली क्या किया है, यहाँ पर लगाया है, और जैसे ही रेस पास होती है तो ये स्प्लिट अप हो जाता है। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा था तो सी की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा था तो ए की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। जब दोनों इक्वल अमाउंट पे लगाया गया फोर्स तो क्या हुआ, बी स्ट्रेट पाथ पे डिपेंड किया। तो यानी कि ये जो आपका चार्ज है किस पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ द पार्टिकल पर, मास ऑफ द पार्टिकल पर, और किस पर डिपेंड करता है बच्चों, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये जो पार्टिकल का नेचर है वो डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक इस वीडियो के थ्रू ये चीज़ समझ में आई होगी। इससे यहीं से इन्होंने क्या निकाला था, मास चार्ज रेशियो निकाला था। सो नेचर ऑफ द कैथोड रेज से क्या पता चला कि जो कैथोड रेज थी उनके ऊपर क्या चार्ज था, नेगेटिव चार्ज फाइंड आउट हुआ। अलग अलग तरीके से उन्होंने क्या चेक किया, उसका नेचर चेक किया, और बाद में उस नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उसका नाम क्या रख दिया गया था बच्चे, इलेक्ट्रॉन रख दिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, चार्ज एंड मास निकालेंगे, किसका, इलेक्ट्रॉन का। नेचर निकाल लिया गया, क्या निकला कि उसके ऊपर क्या चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। अब नेगेटिव चार्ज होने के बाद में अब क्या फाइंड आउट करेंगे कि उसके ऊपर चार्ज कितना था और कितना मास होता है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, तो जो यहां से जो डिटर्मिनेशन की गई चार्ज की, तो वो सबसे पहले क्या डिटरमाइन किया गया, डिटर्मिनेशन की गई, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज एंड मास रेशियो, चार्ज एंड मास रेशियो, चार्ज एंड मास रेशियो E/m, ये पहले सबसे पहले क्या किया गया, फाइंड आउट किया गया। गॉट इट। इसको किसने फाइंड आउट किया था, 1897 में थॉमसन ने ही क्या किया था, इसको फाइंड आउट किया था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वो एक्सपेरिमेंट किस तरीके से था, वही हमारा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही था, बस इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए। जो डिस्चार्ज ट्यूब थी हमारी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमारे क्या था, कैथोड था। अब यहाँ पर क्या और एक क्या था हमारे पास में बच्चे, एनोड था। ठीक है, उसने क्या किया, इनको डिस्क की फॉर्म में लिया। किस फॉर्म में लिया, एक सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में इन्होंने लिया कैथोड और एनोड को। और आपको पता ही एनोड आपका कैसा है, परफोरेटेड है ना। परफोरेटेड का मतलब आप समझते हैं इनके बीच में क्या है, थोड़े छेद है। और लास्ट में जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन आप समझते जिंक सल्फाइड की जो उसने कोटिंग की थी, उसको भी इन्होंने क्या कर लिया था, एक सर्कुलर फॉर्म में एक स्क्रीन की फॉर्म दे दी थी। इस तरीके से ही ये क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन यहां पर लगाई। उन्होंने क्या किया, जैसे ही देखो, अब ये दोनों क्या थे, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या थे, कनेक्टेड थे, इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्टेड थे। अब
जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन की तो यहां से क्या हुआ, रेस पास आउट होनी शुरू हो गई। जैसे ही यहां से रेस पास आउट होनी शुरू होगी तो कहां से निकलेगी, जो एनोड के अंदर जो होल है वहां से पास आउट होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बार जो थॉमसन ने कुछ चेंजेस किए, वो चेंजेस क्या थे बच्चे, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक साथ अप्लाई किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाए परपेंडिकुलर, यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, परपेंडिकुलर। तो उन्होंने क्या किया, जो डिस्क थी, मान लीजिए ये क्या है, एक डिस्क है, मान लीजिए डिस्क है, ठीक है, तो यहां पर ऊपर इस तरीके से और नीचे इस तरीके से एक ऐसे ऊपर आ रहा है, ऊपर, और एक नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ये रहा, इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा दी, गॉट इट। और इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो उसके परपेंडिकुलर क्या लगाई, मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड था तो इस तरीके से, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो यूं परपेंडिकुलर क्या लगा दिया उन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ये वाला, यहां से मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने लगा दिया। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों कह सकते हैं यहां पर। और यहां पर जो प्लेट लगाई उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की लगा दी, ये रही पॉजिटिव चार्ज और ये रहा नेगेटिव पोल, गॉट इट। अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने चेक किया कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, वो चीज हमने देखी थी, तो क्या हुआ था, जैसे ही आपने करंट ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, तो जो यहां से जो रेस निकल रही थी वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जा रही थी, है ना, किसी एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रही थी और बिल्कुल सीधी जा रही थी। आप कहते हैं कि तो क्या हुआ, ये जो यहां से जो लाइट थी वो जो स्ट्रेट पाथ में जा रही थी वो क्या कर जाएगी, अपने पाथ से डेविएट कर जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो अपने पाथ पर डेविएट करे, अब ये डेविएशन कितना होगा, ठीक है, थोड़ा होगा या ज्यादा होगा, ये पर्टिकुलर कुछ फैक्टर्स पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, इनके मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डेविएशन हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि डेविएशन कितना होगा और किस तरफ होगा, वो चीज हम देखते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर इसमें आता है, तो जो पहला फैक्टर आता है बच्चों वो आता है मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन दी पार्टिकल। दैट मीन्स कि यहां से जो पार्टिकल इधर से इधर की तरफ जो मूव कर रहे हैं वो है क्या, ये तो हमारे पास क्लियर हो चुका है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहां से यहां पर जो पार्टिकल जा रहे हैं उनके कितने, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितने ज्यादा अमाउंट में, यानी कि, है ना, तो कितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, कितना मैग्नीट्यूड है उनके ऊपर, उस पर डिपेंड करता है ये। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो क्या कहता है ये, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, राइट। क्या कहा, ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल। ठीक है, ग्रेटर क्या हो जाएगा, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विथ किसके साथ में, इलेक्ट्रिक एंड, और ये लिख सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चे जितना ज्यादा आप लोगों ने क्या किया, यहां पर इनका जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, सॉरी, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, अपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अप्लाई किया था, तो अब नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो यहाँ पर नॉर्थ है, मान लीजिए यहाँ साउथ है, तो इस तरफ डेविएट होने की कोशिश करेगा, गॉट इट। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं, चेंजेस नजर आ रहे हैं। अब दूसरा कहता है मास ऑफ द पार्टिकल। पहला फैक्टर क्या था, पहला फैक्टर डेविएट, देखो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डेविएशन होना शुरू हो जाएगा, क्लियर हो रही है ये बात। दूसरा आता है मास ऑफ द पार्टिकल्स, मास ऑफ द पार्टिकल। आपका जो पार्टिकल है, पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपका यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका मास कितना है। आपको पता है जो चीज जितनी हल्की होगी उतनी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी। एक एग्जांपल सोच लीजिए, मान लीजिए आपके पास में, आप एक सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग पर खड़े हैं, बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं, और वहां से एक स्टोन आपने लिया, पत्थर लिया, उसको नीचे फेंका, तो वो क्या होगा, सीधा नीचे आके गिर जाएगा,
किसी के सिर पर मत गिरा देना, कभी को मैम ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा था, वो नहीं करना है। एक स्टोन लिया आपने, ठीक है, और उसको क्या किया, सेकंड फ्लोर से नीचे गिराया, तो क्या होगा, सीधा आके नीचे गिर जाएगा। अब आपने वहीं पर खड़े हुए एक कागज का टुकड़ा लिया, उस कागज को नीचे गिराने की कोशिश की, तो वो जो कागज है वो स्ट्रेट पाथ से नीचे ना गिर के वैसे लहराता हुआ क्या होगा, नीचे गिरेगा। दैट मीन्स कि अब वो ऐसा लहरा क्यों रहा है, क्योंकि उसका जो मास है, यानी कि जो वेट है वो क्या है, हल्का है। वो हल्का है तो ज्यादा डेविएट कर रहा है, ज्यादा मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि आपका जो पार्टिकल है उसका मास जितना कम होगा उतना ही क्या करेगा, ज्यादा डेविएट करेगा अपने पाथ से। सो जो एक्सटेंट ऑफ डेविएशन होगा वो किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ पार्टिकल पे। तो यहां पर आप कह सकते हैं लाइटर द पार्टिकल greater is the deflection। ठीक है बच्चे, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। ओके, उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, पहला तो हमने पार्टिकल का फैक्ट देख लिया कि पार्टिकल कितना नेगेटिवली चार्ज है, मैग्नीट्यूड कितना है। दूसरा हम लोगों ने क्या देख लिया कि पार्टिकल का मास कैसा है। थर्ड जो हमने ये जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड लगाए, ये कैसे लगाए, कुछ काम करने वाले भी है, नहीं है, तो इनका भी तो इफेक्ट होगा। तो थर्ड आता है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इनका इफेक्ट देखने के लिए पहले क्या देखना है हमें, इन दोनों का अपना इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने क्या अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। अगर आप ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो क्या होगा, यहां से जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं बच्चे, तो जो पार्टिकल मूव करेंगे तो वो यहां से सीधे नहीं जाकर क्या होंगे, इधर से किसी एक इधर डेविएट हो जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए। ठीक है, अच्छा, अगर आपने क्या लगाया, डेविएट लिख सकते हैं, डेविएट होगा टुवर्ड्स ए। अच्छा, अब कहता है कि अगर आप क्या लगाते हैं, ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, आपकी जो यहां से जो रेज ऑफ पार्टिकल क्या आ रही थी, स्ट्रेट आ रही थी, वो सीधी अब सीधी न जाकर क्या है, अब मैग्नेटिक फील्ड बचे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वो क्या होगा, सीधे न जाकर कहां पर आ जाएगी, इधर किसी दूसरे पॉइंट की तरफ डेविएट हो जाएगी, इस एस की तरफ, साउथ पोल की तरफ। ठीक है, तो ये मान लीजिए अब ये क्या है, ये क्या थी, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, हमें तो यहीं से पता चलेगा ना। ठीक है, कभी सोचो कि हमें वो ए पॉइंट दिखाई दे रहा है, नहीं, यहां से जो पार्टिकल है वो इधर स्ट्राइक करेगा और आपकी जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है वो क्या करेगी, ग्लो करेगी। उस ग्लो से हमें पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आकर स्ट्राइक हुआ है। ठीक है, स्ट्रेट ना आकर, हम क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि इधर आकर स्ट्राइकिंग होगी, इधर आके ग्लो करेगा, बट इधर ना आकर वो कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे ही जब आपने ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वो किधर आया, इस पॉइंट पर आकर टकराया। तो मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को कह दिया सी। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कह दिया, सी। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, इधर किसी बी सेंटर पॉइंट पे बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पर आएगा, पर इधर नहीं आया, किधर आया, सी पर आया। तो जब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो डेविएशन किस तरफ हुआ, डेविएशन टुवर्ड्स किस तरफ हुआ बच्चे, सी की तरफ हुआ। ठीक है, लेकिन जब ना तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब आप अप्लाई नहीं कर रहे थे तो किसकी तरफ आ रहा था, बी की तरफ आ रहा था। आप साइंटिस्ट ने क्या किया, बड़े ही केयरफुली, ठीक है, बहुत ध्यान से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इक्वल कर दिया। सेम स्ट्रेंथ के क्या लगाए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाए। यानी कि पहले सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड था तो इस तरफ था, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड था तो इस तरफ डेविएशन। अब क्या किया, दोनों को इक्वल ले लिया, और जब दोनों को इक्वल लिया तो बच्चे क्या होगा कि ना तो ये इधर डेविएट करेगा ना ही इधर डेविएट करेगा, क्या कर जाएगा, बिल्कुल सीधा चला जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से बिहेव करेगा, जिस तरीके से वो पहले बिहेव कर रहा था जब आपने कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं कर रहा था, तब किस तरफ जा रहा था, टुवर्ड्स बी की तरफ ही जा रहा था, और अब भी क्या जाएगा, टुवर्ड्स बी की तरफ जाएगा। तो अब यहां पर क्या हुआ कि उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के डेविएशन की वजह से इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया है यहां से। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ का क्या लगाया, अंदाजा लगाया, और क्या निकाला साथ में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास। देखो यहीं पे तो था, पहला पॉइंट क्या था, चार्ज को लेकर, दूसरा क्या था, मास को लेकर। इन दोनों को ही बैलेंस किया अकॉर्डिंग टू दिस। पहला क्या था इफेक्ट,
पहला इफेक्ट क्या था, नेगेटिव चार्ज का चार्ज यानी कि मैग्नीट्यूड कितना है, दूसरा क्या था, मास ऑफ द पार्टिकल कितना है, और उन दोनों को ही तो बैलेंस किया। तो यहां से क्या निकाला उन्होंने, चार्ज मास रेशियो निकाला बच्चे। तो चार्ज को हम कहते हैं ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मास को रिप्रेजेंट कर एम से। तो जो चार्ज मास रेशियो से जो उन्होंने पूरी कैलकुलेशन निकाली वो वैल्यू कितनी आई, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम। कूलम चार्ज के लिए है और क्या आ जाएगा, पर किलोग्राम। कूलम चार्ज के लिए हो गया, मास किलोग्राम में है तो पर किलोग्राम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.76, ठीक है, इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो यहां से क्या निकाला था थॉमसन ने, चार्ज मास रेशियो निकाला था। अब हम यहां से अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है, चार्ज मास रेशियो निकालिए, दूसरा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहां से क्या निकाला, चार्ज मास रेशियो। अब हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हम देखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो रेशियो था, लेकिन इलेक्ट्रॉन और इनका जो मास और चार्ज रहा कितना है वो अब देखते हैं। सो डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये थॉमसन ने नहीं बताया था। इसको जो है, इसकी जो मेजरमेंट की थी वो एक दूसरे साइंटिस्ट ने की थी, विच इज R.A. मिलिकियन। ठीक है, कौन थे, R.A. मिलिकियन। R.A. मिलिकियन आए थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर मास और चार्ज कितना है। कब आए थे ये, 1909 में। ठीक है, तो उन्होंने बताया क्या था, उन्होंने एक मेथड बताया था, कौन सा, वो उस मेथड को हम कहते हैं ऑयल ड्रॉप मेथड। क्या कहते हैं, ऑयल ड्रॉप मेथड। ओके, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग था क्या, उन्होंने क्या लिया, एक बॉक्स लिया। ठीक है, एक क्या लिया बच्चे, बॉक्स लिया इस तरीके से। इस बॉक्स के अंदर उन्होंने क्या ली, 2 प्लेट्स ले ली, 2 मेटल की प्लेट्स लगा दी। क्या लगा दी बच्चे, 2 मेटल्स की प्लेट्स लगा दी, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से क्या कर दिया बच्चे, 2 मेटल की प्लेट उन्होंने लगाई। ऑयल ड्रॉप मेथड क्यों कहा जाता है वो भी अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये जो मेटल की प्लेट्स है इनको हमें क्या करना है, चार्ज करना है। इसी वजह से क्या ली है, मेटल की क्या ली है हम लोगों ने, ड्रॉप मेटल की प्लेट्स ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ग्लास का है पूरा का पूरा चैम्बर। ठीक है, ताकि हमें जिसके अंदर जो हो रहा है वो हमें समझ में। क्या किया गया बच्चे, यहाँ पर देखो, उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, एक स्प्रेयर लिया, और स्प्रेयर की, अब इस देखो ये वाली जो मेटल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस मेटल के अंदर एक होल है। इस मेटल प्लेट के अंदर क्या है बच्चे, एक होल है। यहाँ पर उन्होंने क्या लिया, एक स्प्रेयर लिया। स्प्रे किया किससे किया, ये स्प्रेयर के अंदर क्या था, ऑयल था। ठीक है, तो यहां से इन्होंने क्या कर दिया, एक ऑयल स्प्रे लिया। स्प्रे करने से यहां से ऑयल ड्रॉपलेट आएंगी। ठीक है, ऑयल्स आएंगे, ड्रॉपलेट की फॉर्म में आएंगे। ओके, तो अब क्या होगा, यहां से जैसे ही ऑयल गिरा, ठीक है, ऑयल यहां से आएगा और क्या करेगा, इस होल में से आर पार जाने की कोशिश करेगा। हमें तो पता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा और ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चैम्बर सा बन गया ना, ये 2 प्लेट्स के बीच में एक ये पोर्शन भी तो खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां से वो क्या कर रहा था, इधर एक टेलीस्कोप लगा दिया, उस टेलीस्कोप से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो ऑयल ड्रॉपलेट्स गिर रही थी, आ रही थी, नीचे गिर रही थी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर उन्होंने एक्स रेज डाली। क्या डाली बच्चे, एक्स रेज। एक्स रेज क्या होती है, जो मेटल जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ इस वजह से एक तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, इस वाले पोर्शन को आयोनाइज कर दिया। क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया। तो यहाँ पर जो ऑयल ड्रॉपलेट्स गिर रही है ना, वो भी क्या हो गई, आयोनाइज हो गई, यानी कि उनके ऊपर भी चार्ज आ गया। ये भी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। जो ऑयल ड्रॉप्स थी वो भी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब ये जो प्लेट थी ये क्या थी, पॉजिटिव पार्ट, इसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कर दिया, इसके ऊपर भी, अब चार्ज प्लेट थी ना, तो इनको भी किससे कनेक्ट कर रखा था, बैटरी से कनेक्ट कर रखा था। तो अब देखिए ओवरऑल हुआ क्या,
यहां से ड्रॉपलेट आ रही थी नीचे, नीचे आते वक्त ये क्या हो गई, चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब इन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी। बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे की तरफ गिर रही थी। अब इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही ऑन की तो इन प्लेट्स के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, इस एक्सरेज की वजह से ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर ये क्या हो गई, चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज। तो अब ये इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगी, है ना, तो अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगी, तो ऊपर जाने की कोशिश करेंगी। तो अगर आपने वोल्टेज बढ़ाई, बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर जाएंगी बच्चे, ओवरकम कर जाएंगी और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने वोल्टेज काफी कम कर दी तो नीचे की तरफ आ ही रहे थे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा था, उस पर ओवरकम कर रहा था। ओके, लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है, और जो करंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो इक्वल लगा दिए। ग्रेविटेशनल फोर्स जितना था उसके अपोजिट चार्ज हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा ना ये, तो दोनों क्या है, इक्वल अमाउंट में। ना तो फिर ये नीचे आएगा, ना ही वो ऊपर जाएगा, कहीं सेंटर में होगा, कहीं सेंटर में होगा क्या, आपका ऑयल ड्रॉपलेट। ठीक है, तो वहां से उन्होंने क्या निकाला था कि कितना चार्ज लगा उस ऑयल ड्रॉपलेट को ग्रेविटेशनल फोर्स के ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो वहां से उन्होंने क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकाला कि कितना चार्ज की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन के जो मास की, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी जो कैलकुलेशन की, तो वो जो चार्ज निकल के आया बच्चे, वो आया इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, आज तक आप बच्चे यही तो पढ़ते आए हो, यही तो वैल्यूज पढ़ते आए हो कि कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो आया कहाँ से था। यही मैंने कहा था, ये यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत छोटी छोटी बारीक चीजें जो आज तक पढ़ते आए हो उनका रीजन पता आपको चलेगा। ठीक है, तो यहां से आपका क्या निकल के आया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया। अब क्या निकालना है, मुझे कैलकुलेशन करनी है मास की। ठीक है, सो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं कैसे निकाल सकती हूँ, यहां से मैं क्या निकालूंगी, ई को, ठीक है, जो क्या है, चार्ज है, उसको डिवाइड कर दूंगी किससे, चार्ज मास रेशियो से। ठीक है, जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था उसको मैं E/m, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, है ना, थोड़ी देर पहले निकाला था, किस मेथड से निकाला था, अभी चार्ज मास रेशियो निकाला था, थॉमसन की ने बताया था हमें। तो ये कितना आया हमारा, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19, और वो कितना आया था हमारे पास में, 1.758820 इंटू 11 था ना, ये 11 कूलम पर केजी। और इस मास, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, कूलम में होता है, ये रहा कूलम, तो कूलम से तो कूलम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, जब इस पूरी वैल्यू को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो ये पर केजी, देखो पर केजी ऊपर जाके किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी बच्चे, वो आएगी 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 केजी। और आप आज तक यही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते आए हैं, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। तो इस तरीके से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हुआ, फाइंड आउट हुआ। ठीक है, आई होप, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस पर बेस एक मैंने छोटी सी एक वीडियो भी यहाँ पर डाली है, तो इससे भी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो बच्चों, ये तो था हमारा छोटा सा टॉपिक आज का कैथोड रेज के बारे में। आई होप आपको कैथोड रेज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन, अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो किस तरीके से हुई थी, उसका जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, जो उसका मास है, वो किस तरीके से फाइंड आउट हुआ था। तो ठीक है, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रोटॉन के बारे में जानेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। तो बच्चों, अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रही है। एक चैम्बर के अंदर दो प्लेट्स हैं, जिसमें एक होल है जिसको वोल्टेज से किया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है, और एक माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, ऑयल ड्रॉपलेट्स का स्प्रे किया गया, जो एक होल से होते हुए नीचे की तरफ गिरेंगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या आने शुरू होगी नीचे। अब हमने क्या किया, बीच में एक एक्सरेज डाली, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, पोर्शन आयनाइज हो जाएगा। सो अब जो यहाँ पर जो ऑयल ड्रॉपलेट्स गिरेंगी वो क्या हो जाएंगी, चार्ज्ड हो जाएंगी। ठीक है, जिनके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पर्टिकुलर चार्ज आ जाएगा। चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। हमने क्या किया, वोल्टेज ऑन की, वोल्टेज ऑन करेंगे तो क्या हो जाएंगी, पहले तो ऑयल ड्रॉपलेट नीचे गिर रही थी बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अब वोल्टेज बढ़ाने से क्या हो गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये जाने लगी। लेकिन अगर हमने क्या कर दिया, दोनों का जो चार्ज बैलेंस कर दिया, तो क्या हो गया, ये बिल्कुल सेंटर में आ गई, ना नीचे गिरी ना ही ऊपर गिरी। नीचे बिकॉज ऑफ क्या कर लिया इसने, ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर लिया। नीचे जा रही थी ग्रेविटेशनल फोर्स से, ऊपर जा रही थी वोल्टेज बढ़ाने से, चार्ज की वजह से। और जब दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए तो क्या हो गया, वो सेंटर में रह गई। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स और जो चार्ज आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। सो Q डॉट E इज इक्वल टू M डॉट G। तो ये आई थिंक यहाँ तक आपको ये चीज छोटी सी समझ में आई है। तो Q डॉट E चार्ज इनटू जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, M क्या है, मास, और G क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला गया है यहाँ से, तो जो E जो चार्ज निकल के आया वो वैल्यू कितनी आई थी, 1.60 इंटू 10⁻⁻19। तो जो मास थे हमने क्या कर दिया, चार्ज मास रेशियो से डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू आ गई मास की 9.10 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और अगर किलोग्राम में करेंगे तो क्या हो जाता है। सो आई होप इन वीडियोस के थ्रू भी आपको एक्सपेरिमेंट्स कुछ समझ में आए होंगे। ठीक है, तो जो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी एनोड रेज, जो हमें किसके बारे में बताएगी, प्रोटॉन्स के बारे में बताएगी। सो टिल देन बच्चे पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।